नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो मेरा 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए देखिए आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह है महासभा, बी है सुरक्षा परिषद, सी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? यह है लौरिया अरेराज, बी है लौरिया नंदनगढ़, सी है रुमिनदेई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, रुमनीदेई। अगला प्रश्न है, शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? ए है दरिया खान, बी है जलाल खान, सी है इस्लाम खान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लाम खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यह है टेराकोटा, बी है कांसा, सी है तांबा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थानों को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता है था? यह है वेलानुवगई, बी है ब्रह्मदेव, सी है सालाभोग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चोल शिलालेख में वर्णित जैन संस्थानों को दान की जाने वाली भूमि को पलिच्छनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पलिच्छन्दम के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर? आगरा का किला, बी है लाल किला, सी है ताजमहल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ताजमहल। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर की। अगला प्रश्न, जहांगीर किसका पुत्र था? यह है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा महंगाई से लड़ने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? यह है
ओपन मार्केट ऑपरेशन, बी है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर, सी है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, तो क्या होगा इसमें उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 4 इस तरह से इसका ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। कहाँ पहुंचा था वास्को डी गामा सबसे पहले? ऑप्शन है गोवा में, बी है दमन, सी है दीव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, मई 1448 ईस्वी को वास्को डी गामा पुर्तगाली जो था, इसने आशा अंतरिप होते हुए अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ए है डचों द्वारा, बी है अंग्रेजों द्वारा, सी है फ्रांसीसियों द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क, जिससे भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसने बीजापुर के आदिल सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1529 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर, किस जगह पर स्थापित किया गया था? ए है मद्रास, बी है सूतानाती, सी है बोकारो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ था। अरब सागर नज़दीक होने के कारण अंग्रेज व्यापारी यहाँ से अपना माल आसानी से विदेशों में भेज सकते थे। इसके अतिरिक्त कपास, रेशम, नील आदि कच्चा माल उन्हें पश्चिम भारत से आसानी से प्राप्त होता था। 1613 ईस्वी में सूरत के मुगल गवर्नर से सहमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना वहां स्थापित किया था। तो कहाँ किया था? सूरत में किया था। अगला प्रश्न है प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? यह है दिल्ली, बी है हरियाणा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थल कहाँ थी? यह है मालवा प्रदेश, बी है बीजापुर, सी है अहमदनगर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, मालवा प्रदेश। अगला प्रश्न है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह है पुणे, बी है रायगढ़, सी है कारवाड़, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, रायगढ़। अगला प्रश्न है वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे ये छत्रपति शिवाजी, बी है राणा प्रताप, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ए हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? यह है लक्ष्मीबाई, बी है अहिल्याबाई होलकर, सी है जीजाबाई, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है, 1857 के युद्ध के क्या कारण थे? यह है अंग्रेजों द्वारा भारत की पारंपरिक धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप, बी है चर्बी वाला कारतूस, सी है 100 वर्षों का शोषण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ये है शुभमंडल, बी है तापमंडल और सी है मध्यम मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा शुभमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ए है समताप मंडल, बी है बहिर्मंडल, सी है आयनिक मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पौनों का विक्षेपण द्वारा होता है। यह है पृथ्वी के परिक्रमण, बी है पृथ्वी के घूर्णन, सी है पृथ्वी के असमान तापन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? यह है क्षोभ मंडल, बी है मध्यम मंडल, सी है आयन मंडल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, मैगलेनिक मेरिडियन क्या है? यह है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांश, बी है अक्षांश, सी है पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली रेखा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्याह्न रेखा या याम्योत्तर पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? यह है मैकमोहन लाइन रेखा, बी है डुरंट लाइन रेखा, सी है रेड क्लिफ लाइन रेखा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है? यह है जलोढ़ मृदा में, बी है बलुई मृदा में, सी है काली मृदा में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा बलुई मृदा में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। यह है घास स्थलों का निर्माण करके, बी है अधिक वृक्षों का रोपण करके, सी है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा हरित हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है? यह है भारत और पाकिस्तान, बी है भारत और बर्मा, सी है भारत और श्रीलंका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्न में से क्या विशेषता थी? बी है ईंट के पक्के मकान, बी है कांसे का प्रयोग, सी है सड़कों का समकोण पर काटना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किस अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पाद में बहुत वृद्धि हुई थी? यह है 1954, बी है 1964, सी है 1965, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1933 के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ऐसा हरित क्रांति के शुरू होने के कारण हुआ था। 1966 में सूखे के बाद भारत सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाए गए थे। इस दशक में 1966 से 76 के दौरान कृषि उत्पादन जो गेहूं में वृद्धि 40 मिलियन टन की थी। इसी समय भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सका था। अगला, बेमेल युग्म को पहचानना है। चाय असम, बी है मूंगफली बिहार, सी है नारियल केरल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा मूंगफली बिहार। तो मूंगफली का क्षेत्र भारत में पश्चिम और दक्षिण भारत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदुमलाई वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। यह है कान्हा, बी है दाचीगाम, सी है गिर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा दाचीगाम। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है? यह है गन्ना, बी है मोटे अनाज, सी है गेहूँ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूँ। अगला प्रश्न है, उपयोगिता से अभिप्राय है किसी वस्तु का उपयोगी होना, बी है किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि, सी है किसी वस्तु द्वारा सेवा में लाए जाने की दक्षता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। अगला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ से क्या आशय है? यह है पूंजी में जोड़ा गया लाभ का भाग, बी है परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन, सी है व्यापार निहित पूंजी में वृद्धि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन। अगला प्रश्न है, यदि हाउस सफाई सेवा का मांग वक्र डी बराबर 95,000 माइनस 21P और आपूर्ति वक्र एस बराबर 15,000 प्लस 9P है तो संतुलन मात्रा क्या होगी? क्या होगा उत्तर इसका? तो इसका फार्मूला होता है जहाँ जो संतुलन वह स्थिति है जहाँ मांग व आपूर्ति बराबर हो। तो संतुलन बराबर मांग बराबर आपूर्ति। तो सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग 2400 इकाई, उत्तर होगा इसका 2400 इकाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था? ए है 1942, बी है 1947, सी है 1950, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी 1950 में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में क्या सही है? ए है यह बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, बी है इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सी है यह भारत का एक थिंक टैंक है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यवाधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? ए है लोकसभा, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है आम आदमी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा। अगला प्रश्न, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? यह है राष्ट्रपति, बी है कैबिनेट, सी है संसद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक,
यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? यह है भारतीय विवाह व्यवस्था, बी है भारतीय अर्थव्यवस्था, सी है भारतीय साहित्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय विवाह व्यवस्था। अगला प्रश्न राजगोपालाचारी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ए है उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी, बी है अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, सी है हिंदू महासभा ने स्वागत किया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए है 1952 में, बी है 1954 में, सी है 1956 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति डैश में होती है? यह है रक्षा मंत्रालय, बी है प्रधानमंत्री कार्यालय, सी है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा घोषित कर दिया है कि यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रहित में कानून बनाए, तो संसद 1 वर्ष की अवधि तक राज्य सूची में कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यह है कुल सदस्यों का 1/5, बी है कुल सदस्यों का 1/6, सी है कुल सदस्यों का 1/7, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संसद के सदनों की कार्यवाही शुरू करने के लिए उस सदन की सदस्य की संख्या जो है 10वां भाग होता है। ठीक है, 10वां भाग 1/10 भाग। अगला प्रश्न किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी थी? यह है सुमित्रा महाजन, बी है मीरा कुमार, सी है सोमनाथ चटर्जी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? यह है लोकसभा अध्यक्ष, बी है राज्यसभा उपाध्यक्ष, सी है राष्ट्रपति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? यह है जिला न्यायाधीश, बी है रक्षा मंत्रालय का सचिव, सी है वित्त मंत्री, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो यह है समतल अवतल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल लेंस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है?
यह वायु में ध्वनि तरंगे, बी है एक धागे पर अनुदैर्घ्य तरंगे, सी है एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्रुवीकरण का अर्थ है कंपनों को एक ही तल में रूपांतरित करना। प्रकाश तरंगों के अलावा अन्य सभी तरंगें एक ही तल में होती है, इसलिए केवल प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? ये है पीला, बी है हरा, सी है बैगनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसका विचलन उतना ही कम होता है। चूँकि लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो यह सबसे कम विचलित होती। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है, ए है रेनिन, बी है पेप्सिन, सी है रेजिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा रेनिन। अगला प्रश्न है, प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो जल में शीघ्र घुलनशील होते हैं, बी है विद्युत संरक्षण करते हैं, सी है उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाते हैं, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, समपराशरी विलयनों में डैश समान होता है। तो यह है वाष्प दाब, बी है परासरण दाब, सी है क्वथनांक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा परासरण दाब। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह है लिम्नोलॉजी, बी है हर्पटोलॉजी, सी है मेलेकोलॉजी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली को भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसी असामान्य वृद्धि के कारण होता है। यह है लाल रक्त कणिकाएं, बी है श्वेत रक्त कणिकाएं, डी है रुधिर प्लेटलेट्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए है थाइमस ग्रंथि, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? यह है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजन, सी है टेस्टोस्टेरॉन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। यह है 1906 के बाद, बी है 1909 के बाद, सी है 1914 के बाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा 1914 के बाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह है 1940 ईस्वी, बी है 1941 ईस्वी, सी है 1942 ईस्वी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। IN का अर्थ होता है इंडियन नेशनल आर्मी, अर्थात आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में
सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? ए है मौलाना मोहम्मद अली, बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी है महात्मा गांधी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है अरविंद घोष, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? यह है विनोबा भावे, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? यह है बाल गंगाधर तिलक, बी है मदन लाल, सी है उधम सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत वापस लौटे थे? यह है लंदन, बी है मॉस्को, सी है वाशिंगटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा लंदन से। ठीक है, ऑप्शन ए लंदन से। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया 1920 में, 1930 में, 1917 में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ये क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण परख, बी है नाइट्रोजन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर परखना, सी है नाइट्रोजन वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन स्तर की गणना करना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृता देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? ए है वन विकास पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रबंध समिति पंचायत ग्राम स्तरीय संस्था को। ठीक है, दो है वन विकास व संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को, सी है वन्य जीव संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया था, जिसे अनुकरणीय साहस और वीरता दिखाने या देश में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनुकरणीय कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है,
अतः कथन 3 सही है। ग्राम सभा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति और समुदाय आधारित संगठनों वन्य जीवों की सुरक्षा और वन विकास के लिए अनुकरणीय साहस या वीरता दिखा रहे हैं, इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। अतः कथन 1 और 2 सही है। व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। कोई भी सरकारी अधिकारी व्यक्ति पुरस्कार का पात्र नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता सभी उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ए है 5.6 से कम, बी है 5.6 से अधिक, सी है 7.0 से बराबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 5.6 से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? ए है एक बांध का जलाशय, बी है धान के खेत, सी है वन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा वन। अगला प्रश्न है, लाल किले में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की है? ए है पांडा परियोजना, बी है बाघ परियोजना, सी है डॉल्फिन परियोजना, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा डॉल्फिन परियोजना। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कवक एक्लोरोफिलस जीव है जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में कवक डिकम्पोजर के रूप में कार्य करता है और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ए है मृदा अपरदन पर, बी है खरपतवार नियंत्रण पर, सी है सूर्य के प्रकाश पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा मृदा अपरदन पर। अगला प्रश्न है, लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ए है टब नल का पानी और हिमनद, बी है महासागरीय निकाय और हिमनद, सी है नदी तालाब और झरने, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए है CO, बी है O3, सी है CH4, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा CO। अगला प्रश्न है, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? यह है समुद्री, बी है वन, सी है पर्वत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्री महासागर। अगला प्रश्न है, डैश किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष की सांद्रता है। ए है जैव प्रदूषण, बी है जैव संश्लेषण, सी है जैव आवर्धन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है? यह है पराबैंगनी, बी है दृश्यमान, सी है अवरक्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अवरक्त। अगला प्रश्न है, एक पारंपरिक अपशिष्ट जल उपचार में विशिष्ट चरण निम्न में से कौन से अनुक्रम का अनुसरण करते हैं? ये है अनुवीक्षण, वायवीय ऑक्सीकरण, अवसादन, कीटाणु शोधन, निर्वहन। बी है अनुवीक्षण, कीटाणु शोधन, तलछट, वायवीय ऑक्सीकरण, निर्वहन। सी है अनुवीक्षण, निर्वहन, अवसादन, वायवीय ऑक्सीकरण, कीटाणु शोधन। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। एक पारंपरिक अपशिष्ट जल उपचार में विशिष्ट चरण निम्न अनुक्रम का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले अनुवीक्षण, उसके बाद से है अवसादन, उसके बाद वायवीय ऑक्सीकरण, उसके बाद कीटाणु शोधन, उसके बाद निर्वहन। ठीक है। चलिए, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम अनुमत सीमा क्या होती है? ऑप्शन है, आगे देखिए क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, 1.5 mg प्रति लीटर। आगे है, जल आपूर्ति के लिए सतही जल स्रोत का एक उदाहरण है डैश। यह है ज्वारनदमुख, बी है जलवाही स्तर, सी है रॉक फिशर्स वाटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वारनदमुख। अगला प्रश्न है, पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता डैश है। घटती है, बढ़ती है, वहीं रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। अगला प्रश्न है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है वायु ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये है जीवोम, बी है पारिस्थितिक तंत्र, सी है जैव प्रणाली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवोम। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक उत्तराधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा भूवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, बी है एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्षेत्र में प्रजातियों और निवास का मिश्रण समय के साथ बदल जाता है, सी है वनों की कटाई की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया उपयुक्त में से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के क्षेत्र में स्थिरीकरण से तात्पर्य है। यह है एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का सहसंबंध, बी है विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में सभी प्रजातियों का अंतर संबंध, सी है खाद्य श्रृंखला में दो दोषी स्तरों के बीच संबंध, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। पारिस्थितिक अध्ययन में अस्थिरीकरण एक निवास स्थान की ऊर्ध्वाधर
परत और वनस्पति की परत को संदर्भित करता है। यह मुख्य रूप से वनस्पति को उन विभिन्न ऊंचाइयों के आधार पर परतों में विभाजित करता है जिन पर उनके पौधे पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।